नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की एक रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में हनुमान का नाम लेना किसी अपराध से कम नहीं है। तो सीए पर चिदंबरम के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ना तो कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी और ना ही कभी सीए रद्द होगा। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दों से भटककर धर्म की राजनीति पर घूमने लगा है? आज इसी की हम पड़ताल करने की प्रयास करेंगे CNBC आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन पे। बजरंगबली की लोकसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रहार का इसे नेक्स्ट एडिशन कहा जा सकता है। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों पिछड़ों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी सरिया कानून लागू करेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को CAA के नाम पर घेर लिया। Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि CAA में क्या बुराई है, हम CAA हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दलों ने भी अपनी मजबूत पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अब देखना है कि विपक्षी गठबंधन इसका सामना कैसे करता है। तो तुष्टीकरण के लिए बंटवारे के आरोपों का आज विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पड़ताल करनी जरूरी है। विपक्ष से लेकर सरकार तक इस कार्यक्रम को गौर से देखती है। मुस्लिम आरक्षण, पीएम के आरोप क्या है? कांग्रेस SC, ST, OBC के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, यह प्रधानमंत्री का आरोप है। लेकिन पीएम का बड़ा दावा क्या है कि 2004 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र में जब कांग्रेस का शासन था तो SC, ST कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास हुआ था, कोशिश हुई थी। यह पीएम का बड़ा दावा है और एक फैक्ट के रूप में प्रधानमंत्री ने रखा है, यानी सत्य के रूप में रखा है 2004 के अंदर। और यह पीएम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई 2024 के अंदर तो फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के कोटे के से भी मुसलमानों को आरक्षण देना कांग्रेस पार्टी चाहती है। यह प्रधानमंत्री का आरोप है। संपत्ति का बंटवारा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम के क्या आरोप है? कांग्रेस सबकी संपत्ति का एक्सरे करा के उसे खास लोगों में बांट देगी। इसमें महिलाओं के का सोना भी आता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए मंगलसूत्र की बात आई। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? देश में आर्थिक सर्वे कराने के बाद जिसका जितना हक उतना उसे देंगे। यानी अब इसके कई मायने हैं, इंटरप्रिटेशन कई सारी लगाई जा सकती हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। सीए का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? सीए के मुद्दे पर चिदंबरम का वादा है कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो सीए कानून को रद्द कर देगी। अब अमित शाह का ऐलान है कि तुष्टीकरण के लिए सीए रद्द करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब सीए में अगर कोई खामी है तो खामी बताएं, आप सीधा रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो तुष्टीकरण की पॉलिटिकल बू आ रही है इससे। बढ़ता हूं मैं आगे। अब धार्मिक बंटवारा, ममता बनर्जी ने कहा रामनवमी पर वो दंगा करा के वोट लूटकर जीतना चाहते हैं। असल में क्या हुआ, 2024 में रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए
कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी। अब बड़े प्रश्न के ऊपर आते हैं। बड़ा प्रश्न क्या है आज का? बड़ा प्रश्न है चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे और तुष्टीकरण वाली पॉलिसी आगे हो गई है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर नवल किशोर हैं आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। शुभ्रास्त्रा हैं, जानी मानी लेखिका। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और आपके पास आता हूं अमीक जमाई। क्या भारत की राजनीति, क्या चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे हैं और तुष्टीकरण वाली पॉलिसी आगे हो गई है? क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो एक्सरे वाली बात आई, संपत्तियों का हम एक्सरे कराएंगे, और अब बीजेपी कह रही है कि एक खास वर्ग को देने की प्लानिंग है। देखिए अमीश जी, एक बात तो बहुत साफ माननीय अखिलेश जी ने जो पूरे देश को कहा है, और आदरणीय राहुल जी ने भी उस चीज को साथ साथ में कहा है कि जैसे ही सरकार हमारी आती है, बिहार में जिस तरह से हमारी सरकार ने कास्ट सर्वे करवाया और समाज किस तरह से पिछड़ा हुआ है, समाज किस तरह से नीचे चला गया। आप बताइए कि बिहार में ब्राह्मण समाज मुस्लिम मेहतर से बदतर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको एक स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत है। तो हम पूरे देश में समाजवादियों का जो एक सपना था, पिछड़े पावे 100 में 60, संसो पाने बांधी घाट, हम उसी आधार पे इस देश का एक एक्सरे कराएंगे। और जो भी समाज पिछड़ गया है, चाहे वो एसी समाज की कुछ जातियां हो, मोस्ट बैकवर्ड की कुछ जातियां हो, छत्तीस समाज का इस देश में शिक्षा में, नौकरियों में सबसे बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी की बड़ी स्टेटमेंट आई है। राशिद अल्वी ने पीएम पे पलटवार करते हुए कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो लास्ट लाइन में लोग हैं उनका फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज के ऊपर, और फैक्चुअली ये बात है। और भारतीय मुसलमान लास्ट लाइन में खड़ा है, इसलिए पहला हक उसी का होता है। राशिद अल्वी ने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने भी यही आरोप लगाया था। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि सबसे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता है राशिद अल्वी, किसी और पार्टी के नहीं। व्यूअर्स, राशिद अल्वी कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान ही सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है, तो फिर रिसोर्सेज पर उसका फर्स्ट राइट है, यानी पहला अधिकार है, ऐसा राशिद अल्वी कह रहे हैं। मैं इस समय इयांस जो न्यूज पोर्टल है उसको कोट करके ये बात कह रहा हूं। राशिद अल्वी की बाइट हमारे पास आ गई है, मैं बाइट को प्ले कर सकता हूं। बाइट प्ले करिए। बाइट कुछ देर में आएगी हमारे पास, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज जब पहले फेज का मतदान हो गया है और घमंडिया को लग गया है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा की 370 प्लस और एनडीए की 400 प्लस आने वाली है, तो बड़े घबराए हुए हैं, हताश हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही ना अमीश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत दम चाहिए सच्चाई को कहने में। टू कॉल अ स्पेड, जो गलत है उसको गलत कहना जरूरी है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये जितनी घमंडिया की तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, जी। ये जब माइनॉरिटी कहती है ना, तो इसका मतलब है माइनॉरिटी का एम है और मुस्लिम, लेकिन सवाल और किसी माइनॉरिटी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। क्या और मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि बीजेपी शासन में है और आप कह रहे हैं कि हम सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, तो क्या एम फैक्टर से आपको दिक्कत बात तो है? यानी मुसलमान फैक्टर से आपको दिक्कत है? नहीं, इस प्रश्न का जवाब गौरव जी, मैं बात पूरी कर लूं। क्या मुसलमान फैक्टर से आपको दिक्कत है? मैं आपको बताता हूं हमें किस बात से दिक्कत है, और सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्रधानमंत्री जी ने बताया ना किस तरह से ये सर्वे कराएंगे, पहले देखेंगे संपत्ति कहां है। अगर मठ में संपत्ति है, अगर किसी मंदिर के पास है, तो वो छीन लेंगे और बांटेंगे किस में? बांटेंगे उसमें जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, क्योंकि वही इनकी सोच है तुष्टीकरण की, कि पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या वो रोहिंग्या है तो क्या हुआ? अगर वो घुसपैठिया भी है तो क्या हुआ? वो मुसलमान है, इनका वोट बैंक है। और मैं आपको इनका मैनिफेस्टो दिखाता हूं। देखिए, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। अमीर जी, आप मुझे बताइए, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80% होने के बावजूद हम लोग ने पद निरपेक्षता चुनी। क्यों लिखा इन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में?
और मैं शब्दशाह पढ़ देता हूं, बहुसंख्यक के लिए देश में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यकवाद, मैं पूछना चाहता हूं, अगर बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, दम है एक बार राहुल गांधी में कह दे मुसलमानवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्या ये सत्य नहीं है? ये प्रश्न है। कर्नाटका में कांग्रेस केरला में मैं व्यूज ले लेता हूं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। गौरव जी, यू मेड योर पॉइंट। तहसीन, बहुसंख्यकवाद को लाने की आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कोई लेफ्टिस्ट बना रहा है जो इस तरह की बातें डाल रहा है बीच के अंदर, और बीच मझधार में, बीच चुनाव में कांग्रेस को फंसा रहा है? ये बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत है जहां पर बहुसंख्यक इस देश के अंदर 80% हिंदू है? थैंक यू अमित जी, मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। एक तो सबसे पहले मैं भाजपा के जितने भी मेरे मित्र हैं, प्रवक्ता है, और माननीय प्रधानमंत्री की बातें सुनकर पहले दिन मैं थोड़ा सा हैरान हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर कि जो व्यक्ति इस बात पर कॉन्फिडेंस था उन्हें कि वो 400 सीटें पार कर रहे हैं या 425 सीटें एनडीए पार कर रही है, वो इस तरह की छोटी बातें क्यों कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीनेंगे, ये करेंगे, जबकि कुछ भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। मैं कोई पॉइंट आपको पढ़ूंगा नहीं, अमित जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ा है, उसमें मैंने थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसमें ऐसी कोई बातें रखी नहीं। तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, खास करके भारत जैसे महान मुल्क के प्रधानमंत्री को, कि इस तरह की बातें करें, किसी का मंगलसूत्र छीनेंगे, वो बेच लेंगे, ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात अमित जी, मंगलसूत्र तो तभी गए थे ना गिरवी जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस पर जीएसटी लग रहे थे, मंगलसूत्र लोगों के तभी चले गए थे ना। ये ऑक्सीजन की बात नहीं करना चाहते इसलिए इन सारी बातें कर रहे, लेकिन क्योंकि ये हार रहे, ये ताज की बात कर रहे, हम आज की बात कर रहे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। आते हैं हम मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? राहुल गांधी का स्पीच, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा। क्या कहा राहुल गांधी ने अपने स्पीच में? राहुल गांधी अपने स्पीच में कहाँ कहता है कि मैं अमीश देवगन से पैसे ले लूँगा या गौरव भाटिया से जो संपत्ति ले लूँगा या किसी मठ से लेकर मुसलमानों को दे दूँगा? इसमें गौरव भाई ने एक बात की, रोहिंग्या को दे देंगे। भैया अगर इस देश में 10 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और दूसरा सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, और उसके बावजूद अगर घुसपैठी इस देश में, तो गलती किसकी? अमीश देवगन की, तहसीन की, या नरेंद्र मोदी जी की? तो नरेंद्र मोदी जी अपना रेजिग्नेशन भेज दे अमित जी के शो पे और बता दे मैं फेल हो गया, जैसे अमित शाह जी दिल्ली में 2 बार फेल हो गए, नाक के नीचे दंगे हो गए। अब आती है तीसरी बात, अब आती है तीसरी बात, माइनॉरिटी। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अब आती है माइनॉरिटी। तहसीन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस मैनिफेस्टो बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यक कौन है इस देश के अंदर? करेक्ट, थैंक यू। मैं थैंक यू, आपने सवाल पूछा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है? उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। एक तो उस मैनिफेस्टो में ना हिंदू शब्द है ना मुसलमान शब्द, ये आपने भी पढ़ा है। व्हाट इज मेजॉरिटिज्म या व्हाट इज माइनॉरिटिज्म? माइनॉरिटी वो भी व्यक्ति हो सकता है जो एक हिंदू है, कर्नाटका से दिल्ली में आया है, लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है, सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है, एक आदमी जो एक आदमी से प्रेम करता है, उसमें वो भी लिखा है हम उनके विवाह को अलाउ करेंगे, उनके यूनियन को अलाउ करेंगे। उत्तर देना चाहता हूं। आप उसमें बताइए कि मुसलमान शब्द, आप उसको निकालते, एक शब्द आप कह दो नहीं नहीं इसका मतलब है हिंदू है, और आप रोहिंग्या मुसलमान को दे दोगे। ये क्या इस देश के महान प्रधानमंत्री, महान देश को शोभा देता है? मैं आपके दर्शकों के गौरव भाटिया आपका इसमें बोलना नहीं कि मुझे शर्म आती इस तरह की बात करने। गौरव भाटिया देखिए, मैंने जो बात उठाई कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, ये सोच क्या है? हिंदू को आतंकवादी बुलाओ लेकिन अफजल गुरु को फांसी भी ना दे पाओ। अफजल गुरु की फांसी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, उसके बाद ये दे नहीं पाए थे। जो राष्ट्रपति महोदया थी तब वो बैठी रही थी उस पे, तो ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, तहसीन तथ्यों पे आपसे चर्चा करता हूं। आपको कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में पता होगा, 6 बार कांग्रेस ने इसका अध्यक्ष बनाया। आपको मालूम है, केवल मुसलमान को। आपने अच्छी बात कही, माइनॉरिटीज तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो केवल मुसलमान क्यों? और भाजपा ने 2 बार सिख को माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बनाया है। पर गौरव ये गौरव पर कांग्रेस तो काउंटर जवाब देगी कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर आप काउंटर बोलेंगे कि देखिए आपने उनका सम्मान नहीं किया। मेरे को नहीं लगता ये विषय है, अभी विषय ये है क्या 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 नहीं, बहुत बड़ा विषय है ये अभी विषय। गौरव बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन अभी का विषय, करंट विषय ये है जो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स,
जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज की बात कर लेते हैं। बायगॉन नहीं है, सुनिए, चलिए अभी की नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी ने मिनॉरिटी कमीशन का इशू नहीं उठाया। आपकी पार्टी ने इशू उठाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदुओं से संपत्ति लेकर एक खास धर्म को दी जाएगी, पॉइंट ये उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने तथ्यों के साथ इस बात को सपोर्ट करें कि कहां बोला है कांग्रेस ने, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। हम कहीं हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो राहुल गांधी ने कहा है, हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे कराएंगे, ये पता लगाएंगे। गौरव सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सुनना पड़ेगा सवाल, प्रश्न तो सुनेगी ना भारतीय जनता पार्टी। हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपको और आपके लिए देने का काम करेंगे। एक्सप्लेन दिस गौरव भाटी, 30 सेकेंड्स। अब मैं उत्तर दे दूंगा, आप सुनिए। हाँ, थैंक यू। पहले ये सर्वे कराएंगे और ये देखेंगे कि धन कहां है। तभी मैंने कहा वक्फ बोर्ड में अगर जमीन है, धन है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वो जमीन लेके बांट दे दलितों में या पिछड़े वर्ग में, लेकिन ये बांटेंगे तो मुसलमानों में। माइनॉरिटीज इनके लिए इज इक्वल टू मुसलमान। मैंने शुरुआत इसी से करी और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तुष्टीकरण की बात कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उठाई। 123 वक्फ बोर्ड को इन्होंने प्रॉपर्टीज दी थी और आप उस तिथि को लिखिए 5 मार्च 2014। ये लुटियंस दिल्ली में दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज थी, ये जियो लाए मनमोहन सिंह जी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से कुछ घंटे पहले, और उसके बाद ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये वक्फ बोर्ड को दे दी। तो क्यों नहीं माना जाए कि हिंदुओं से लिया जाएगा और अल्पसंख्यकों से लिया जाएगा और दिया जाएगा मुसलमानों को, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा है पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का। अमित जी मैं एक लाइन चाहता हूं। एक सेकंड तहसीन, बाकी लोग अभी आए नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर, कहानी में ट्विस्ट है या पूरी कहानी ट्विस्टेड है? एक ही लाइन। प्रोफेसर नवल किशोर, सबसे पहले तो एक ही लाइन। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के पास पिछले 10 साल में जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनके घोषणा पत्र में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कमी निकाल रहे हैं उस घोषणा पत्र में जो उनकी नींद हराम की हुई है। देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है ये समझने लायक चीज़ है। राजनीति में और खासकर लोकतांत्रिक राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार कही जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सिद्धांत कहता है कि सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष होता है। बहुसंख्यक का वो हुआ कि आपके पास एक बहुमत है जो दादागिरी के तरह इस्तेमाल करते हैं। आप बिल पे चर्चा नहीं होने देते हैं, आप अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, आप अपने हिसाब से अर्थ कहते हैं। 80 और 20 की बात किसने कही है? वो है खतरनाक इस देश के लिए, जो कि बहुलवादी सरकार है, देश है, उसमें इस तरह की बात कही जाती है। इसमें अगर आपको बहुमत मिलता है तो सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है आप नैरेटिव बनाते हैं कि देश के खिलाफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुसंख्यकवाद की जो परिभाषा आप दे रहे हैं, लेकिन विद ऑल पूरी माजरत के साथ, जो बहुसंख्यकवाद की परिभाषा विपक्ष दे रहा है वो पब्लिक के गले कैसे उतरेगी? बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? पॉइंट ये आएगा। क्या इस देश के अंदर धारा 370 हटना बहुसंख्यकवाद है? धारा 370 हटने का फायदा किसको हुआ? वहां के गरीब गुरबे, SC ST को, दलित को, जिसको अधिकार नहीं मिला था अपने आप। ये बात तो सही है ना, 70 साल में नहीं मिला था ना अधिकार। नहीं जिस गरीब गुरबे दलित की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, एक ही परिवर्तन नहीं, गरीब और दलित की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, उनको न्याय की बात करते हैं। ओके, न्याय की बात करते हैं। ओके, सुब्राष्ट्रा, लेट मी गेट द वेटरन राइटर सुब्राष्ट्रा ऑनलाइन। ओके, सुब्राष्ट्रा अपने शो में न्याय बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेकर आ रही है। बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेके आ रही है। और मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि चुनाव में हमें जो मसाला है नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं दिख रही चुनाव के अंदर, लेकिन अब चुनाव लग रहा है कि चुनाव हो गया है। और कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। ये जो लोग जी आमिर जी, जिन लोगों को चुनाव में मसाला नहीं दिख रहा था, ये एक्चुअली पटकथा उनके लिए ही है।
जब चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, जब चुनाव में ये कोई हिंदू मुसलमान बात नहीं हो रही थी, इस तरीके का नैरेटिव नहीं था, तो वो कौन लोग हैं जिनको चुनाव इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था? और अगर बात इंटरेस्टिंग लगने या नहीं लगने की होती है तो मैं एक सिंपल 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आमिर जी। आज हमारे देश का विपक्ष बौद्धिक रूप से इतना विपन्न हो चुका है कि उसको अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी एक तरीके से लेफ्टिस्ट कुनबों के चरणों में रखनी पड़ रही है, तब जाकर के वो एक भी बात बोल पा रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की बात होती है। और मुझे लगता है पूरा का पूरा जो पूरी समस्या की जो जड़ है वो इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आहट से यहाँ से शुरू हुई है। आप देखिए, वेल्थ किसका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? जो काम हमारे पुरखे संविधान को लिखने वाले नहीं कर सके, जो नेगोशिएशंस पटेल और अंबेडकर नहीं कर सके, वो नेगोशिएशन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग? उनको क्या लगता है, इनको समाज के ताने बाने का कोई आइडिया नहीं है क्या? नहीं है आप बिल्कुल कटे हुए हैं, खोज कर लाते हैं ऐसे लेखक को। मैं आप नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, आप अपनी बात रखिए, प्रोफेसर साहब वो अपनी बात रखेंगे। बताइए जिस तरीके से आप जैसे नगीने प्रोफेसर को चुना गया, 4 बार हाथ उठाया, जो जिस प्रक्रिया के तहत आप जैसे नगीने को चुना गया, उसी प्रक्रिया के तहत मैं भी चुनी गई। अरे आप क्या है बताने की जरूरत नहीं है। क्यों हो रहे हैं प्रोफेसर? आप क्या है बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूँ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे चुनाव में हिंदू मुसलमान, जैसे चुनाव में एक सेकंड मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, सुब्राष्ट्र अपनी 1-1.5 मिनट बात रख ले, फिर आप 40 सेकंड अपनी बात और रख ले, फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा। अमीक जमाई रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके सुब्राष्ट्र, कंप्लीट योर पॉइंट। जिस तरीके से इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, उसी तरीके से इस डिबेट में मेरे बातों का जवाब नहीं देने का जब मादा है तो मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया से आप प्रोफेसर बने हैं ना, उस प्रक्रिया की अगर बखिया उधेड़नी शुरू कर दूं तो कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आपकी तरह मैं पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगी। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए ना, कहा क्या तेजस्वी यादव बिहार में भूमिहारों से जमीन लेकर के यादवों में बांट देंगे? क्या करना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए ना। तेजस्वी यादव के पास आज जो इतनी जमीन पड़ी हुई है वो क्या वो ईबीसी समाज में बांट देंगे? कहिए कि तेजस्वी यादव अपने लचीन नहीं कहिए ना कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने चारा घोटाला के तहत जो कुछ भी संपत्ति अर्जित की वो बिहार के गरीब मजलूम लोगों में बांट देंगे। कह दीजिए। न कहने की हिम्मत नहीं है, कहने की औकात नहीं है आप लोगों की, लेकिन हिंदू मुसलमान शब्द पे आप लोगों को बहुत राजनीति क्या औकात। अरे आप चुप रहिए। आप जैसे प्रोफेसर और आप जैसे तमाम नेताओं को मैं धता बताती हूँ। आप लोग पर्सनल आक्षेप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, यही बौद्धिक विपन्नता है आमिश जी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस लेफ्टिस्ट नेताओं के पूरे चंगुल में फंस चुकी है। बिल्कुल बोलूंगी। ओके प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, आपको खराब लग रहा है, आप गठबंधन तोड़ दीजिए। आपको खराब लग रहा है, आप कहिए कि राहुल गांधी जैसे बौद्धिक नेता के साथ। अरे घबराती क्यों हो? जवाब सुनो ना। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? बहुत अपने आप को अगला भूमिहार कहती हो, तो सुनो ना। सुनने की हिम्मत है क्या? आप सुनने की हिम्मत है? कौन तुम? हमारे तो कैसे बोला भूमिहार? कैसे भूमिहार और यादव पे बात किया? कैसे बात किया भूमिहार और यादव पे? नहीं, जहाँ पे मेरे कास्ट को अज्यूम किया जाए, थर्ड क्लास, जहाँ पे मेरे कास्ट को अज्यूम किया जाए, मैं कैसे बैठ सकूं? मैं थर्ड क्लास की हूं। कौन बोला? आपने बोला। आप अपनी औकात यहाँ पर आपने बोला भूमिहार और यादव। मैं तो भूमिहार और यादव की चर्चा। मेरा निवेदन है कि एक-एक करके सुब्राष्ट्र, प्रोफेसर नवल किशोर और सुब्राष्ट्र, मेरा निवेदन है एक-एक करके बोले। प्रोफेसर नवल किशोर को 40 सेकंड दे दिए जाए। सारी संपत्ति को ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट्स नहीं। प्रोफेसर नवल किशोर, पर्सनल कमेंट्स नहीं, वो अपनी बात रख रही हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, और मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं। बिल्कुल नहीं प्रोफेसर साहब। नहीं, मेरे लिए भी सब लोग सम्मानित है, लेकिन जब खुलेआम यादव और भूमिहार का नाम लेकर कोई बात करता है तो उसके बौद्धिक दरिद्रता पे शर्म आती है मुझे। जिस बिहार की चर्चा कर रही हैं वहीं पे सृजन घोटाला हुआ, वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर हेम रेप केस हुआ। बताइए ना, शर्म आती है बोलने में। कौन थे सरकार में वो? आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि बौद्धिक निम्नता है, आपको मालूम ही नहीं है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जा रही है, कही जा रही है संवैधानिक स्तर पे जो राजपाट है। आप नहीं, आप फिर गाली
कौन गाली दे रहा है? गाली देते देते तो सदियों बीत गया, आप क्या बात करते हैं? गाली हम लोगों ने सुनी है। गालियों के खिलाफ में जब खड़ा हुआ तो आप लोग बोले कि जंगल राज है, बिहार में जंगल राज था। अरे कौन? आप सदियों से आपको नहीं पता चलेगा। लक्ष्य कर रहे हैं आपको कहाँ अनुभव हुआ? का मतलब अरे क्या? अनुभव आप कहाँ लोग का है? मतलब क्या? आप आपको जाति उसका की अनुभव बात कर नहीं रहे हैं है। ना? आप लोगों की औकात भी यही है, जाति के ऊपर जाति उठ तो नहीं है, सकते आप। जाति तो है इस देश में। आपका समाज, अरे आपकी औकात आप और क्या है? आपका आप खुद समाज बता रही हैं। जब तक कोई जाति किसी के की ऊपर औकात नहीं उठाए उठेगा, नहीं। बिहार आपके क्या भाषा पूरे में देश नहीं का होगी। बंटाधार होगा। आपको मालूम ही नहीं और मैं है। आह्वान करना औकात का चाहती मतलब भी हूँ, मालूम मैं नहीं है। बिहार की नहीं तो आप जनता ये से बात ही और नहीं करते। भारत आप की ये जनता बात के नहीं सामने करते। आह्वान करना चाहती बौद्धिक हूँ कि दरिद्रता है। जो नेता आपने केवल निम्नतम स्तर कास्ट पे की आप बात कर करे, रही हैं। जो मैं नेता आपको पॉलिटिक्स का केवल और भी केवल मालूम है। धर्म की बात मैं करे, दृष्टि से उन मालूम है। नेताओं का नेता सामूहिक क्या बात करोगे? बहिष्कार लेखा कीजिए। को। जी अरे जी ये जी नकली- अमीक अरे अमीक अमीक जितना- अमीक अमीक जमाई, ये तो जितना किसी से आप- छुपा आपसे नहीं तू है। पर अमीक उतरते जमाई हैं, फिर तू एक से सेकंड, आप अमीक पर जमाई चीज़ देन है, अमीक जमाई देन गौरव भाटिया। अमीक जमाई, ये तो किसी से छुपा नहीं है आप अपना कि पोल इस खोल देश रहे के हैं। अंदर, इस आपको देश की कुछ नहीं राजनीति के आता अंदर है। वोट बैंक की बात होती थी। एमडी मुस्लिम दलित बीएसपी का नारा था और उनका वोट बैंक था। एमवाई समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा। एमवाई की बात ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी करती रही और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। और इसके अंदर प्लस जो भी होता रहा तो पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द चली है और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा इस कदर रही है इस देश के अंदर कि कई बार कई मौकों पर वो सार्वजनिक भी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि उसी तुष्टीकरण को ढाल बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में वार किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो संपत्ति यहां से लेगी और एक खास वर्ग को देगी? चलिए, प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि हमारी सरकार आ रही है। 10 साल की जिनकी सरकार है उनको अपने काम पर देश को बताने में, विजन को बताने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज की डेट में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल मुद्दों की बात करना चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए आप। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल वेल्थ या नेशनल कैपिटल की बात करते हैं, बिल्कुल, ये इस देश का सबसे बड़ा हीरो कौन है युवाओं का? शहीद आजम भगत सिंह। फिरोज शाह कोटला का जो आखिरी दस्तावेज है उसमें वो कहते हैं कि देश में जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 73 करोड़ लोग ऐसे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, मुझे नहीं पता, उनकी 8 रुपए से 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं। फिर अभी प्रधानमंत्री जी खुद पोस्टर और बैनर लगवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं को राशन के जरिए खाना खिला रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े तबके का हालत नाशाद है, उनके पास नौकरी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि वो सारे युवा जो डिप्लोमा करेंगे, समाजवादी सरकार, अगली सरकार ये गारंटी करेगी कि अर्बन यूथ गारंटी के तहत उसको नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्यों जवाब नहीं देते हैं? ये जो अग्निवीर जो ठेके की नौकरी है, ठीक है गौरव भाटिया और इसकी हम परमानेंट नौकरी करेंगे। अखिलेश यादव का बड़ा हमला है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है और यूपी में अखिलेश जी की सपा की 79 सीट्स आ रही हैं। गौरव भाटिया, रिएक्ट टू दिस। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पंचर साइकिल है। इससे पहले भी कांग्रेस और सपा मिले थे, क्या हश्र हुआ था हमने देखा था 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछड़े वर्ग की बात करी तो सबसे पहले तो एक सवाल जनता पूछती है, जब से सपा बनी है यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बना है क्या? पिछड़ों की बात कर रहे थे। अच्छा, सपा की तारीफ में बात मत करिए गौरव भाटिया जी। दूसरी बात ये बताओ, ये बताओ इस देश का 80 करोड़ हिंदू बोलते नहीं है, राशनों की लाइन में क्यों खड़ा है? आप बीच में बोलते नहीं है। गौरव भाटिया हिंदू राशन की लाइनों में 50 कटोरा लेके नरेंद्र मोदी ने क्यों खड़ा किया है? अमीक जमाई, नहीं, आप हमसे पॉलिटिकल बात करिए। सपा की तारीफ करने के लिए घंटे का प्रोग्राम करिए, हम भी आएंगे उसमें। तब मैं पॉलिटिकल बात करता हूं। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया का भी राइट है अपनी बात को रखने का। पॉलिटिकल बात तो करो यार। समाजवादी की तारीफ में अलग से हम बात करेंगे। अभी एक मैंने उदाहरण दिया। अच्छा अमीक जमाई, एक तथ्य गलत हो तो माफी मांग लूंगा। चुप करिए गौरव। दूसरा, अमीर जी, मैनिफेस्टो की बात हो रही है। देखिए, सपा का ही 2012 का मैनिफेस्टो है। क्यों नरेंद्र मोदी जी को यह बोलना पड़ता है कि ये बहुसंख्यक से नफरत करते हैं
और मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। जी इस मैनिफेस्टो में एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुने सारा देश। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना चाहते थे, न्यायालय ने रोक दिया। इसके बाद मैनिफेस्टो की बात हो रही है। अमीर जी, आप मुझे ये बताइए, आज ये पूछा नहीं जाएगा कि ये कहते हैं व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। शाहबानो का केस आया, एक 60 साल की महिला को, मुस्लिम महिला को भत्ता मिले, ये सर्वोच्च न्यायालय का, इन्होंने पलट दिया। शायरा बानो का केस आया, नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं ठीक है, जवाब के बारे में जवाब होना जरूरी है। अमित जमाई आप बोलते हैं कि मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं, तो मैं पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। जब राशिद अल्वी कहते हैं, जब राशिद अल्वी, अमित जमाई सवाल सुनना पड़ेगा। अमित जमाई ऐसे नहीं चलेगा, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना भैया, ऐसे थोड़ी है, सवाल तो सुनेंगे ना आप लोग। मैं ये बीजेपी को भी बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं। देखिए सवाल सुनना पड़ेगा। अमित जमाई साहब को दिखाइए। अमित जमाई, सवाल यह है, जब राशिद अल्वी कहते हैं कि आखिरी कतार में इस देश का मुसलमान खड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर पहला अधिकार उन्हीं का होता है, फर्स्ट राइट उन्हीं का हो जाता है, तो क्या कहिएगा आप फिर? और फिर जब कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, कि कौन से वर्ग के हाथ में है हिंदुस्तान का धन। और जितना आपका हक बनता है वो उतना हम आपको आपके लिए देने का काम करेंगे। 30 सेकंड अमित जी, हम अगर ये कहते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक जाति का कब्जा है, हम चाहते हैं कि वहां पे छत्री भी हो, हम चाहते हैं वहां वैश्या भी हो, हम चाहते हैं वहां कायस्थ भी हो, हम चाहते हैं दलित हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसके अंदर? इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात है? नहीं, अब यही रुक जाइए। नहीं, अब यही रुकिए। आपने बोला ना, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करी, सुप्रीम कोर्ट की बात है क्या? मैनिफेस्टो में सुप्रीम कोर्ट की बात लिखी गई है क्या? राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है? ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने किया है, इसलिए आप इसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी अधिकार है कि वो अपने ढंग से इंटरप्रेट करें इसको, बीजेपी को भी अधिकार है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे देश के लोगों की संपत्ति का, किसके पास कितना पैसा है उसके बाद, और किस वर्ग के पास पैसा है, उत्तर प्रदेश और किस वर्ग के हाथ में धन है, हम बता दे रहे हैं आपको। सुनिए ना अमित लोगन, हम आपको बता दें, जितना आपका हक बनता है। इस देश के विश्वविद्यालय में एक जाति का कब्जा, उत्तर प्रदेश के कप्तान डीएम पे एक जाति का कब्जा। मैं सुब्राष्ट्रा से एक व्यू ले लेता हूं। सुब्राष्ट्रा, जब आप राशिद अल्वी के बयान को देखती हैं, राशिद अल्वी कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में तो देश का मुसलमान खड़ा, उसका पहला अधिकार है। और फिर जब राहुल गांधी के बयान को मैच करते हैं तो दोनों के अंदर एक सीधी लाइन सपाट दिखाई देती है कि नहीं देती? ये प्रश्न है मेरा। अमित जी, लाइन दिखाई भी देती है, और मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहती हूँ, अगर बीच में कोई प्रवक्ता बोलना शुरू ना करें तो, राजनीतिक प्रवक्ता, जी मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि इस देश में अगला वॉर जो होने वाला है वो कास्ट के नाम पर होने वाला है। और आप देखिए कि कौन कौन नेता हैं जो ये वॉर करवाने के पक्ष में खड़े हैं। आप आज देखिए, मैंने सिर्फ एक बात कही, भूमिहार और यादव वर्ग को लेकर के जो बात कही, वो बिहार में आम जनमानस के बीच की ये बात है कि लोगों ने, यादवों ने ऐसा माहौल बनाया, यादव नेताओं ने, गलत मैं कह रही हूं, यादव नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया, और इसमें सबसे प्रथम पंक्ति में लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने ये माहौल बनाना शुरू किया कि सारी की सारी संपत्ति भूमिहारों के हाथ में है, राजपूतों के हाथ में है, और बिहार ने वो दंश झेला है। आज इनको परपराहट होती है मेरे इस बयान से। क्यों होती है? मैं तो भूमिहार समाज से भी नहीं हूं, मैं तो अगर आप देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में भी एक माइक्रो माइनॉरिटी समाज से हूं, लेकिन मुझे वो राजनीति नहीं करनी। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, आज जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और उनका अनुमोदन तेजस्वी कर रहे हैं, आप पूछिए तेजस्वी यादव क्या अपने वेल्थ को किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बड़ी खबर आ रही है इस समय की, बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पे हमला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पे अटैक किया है कि बहुमत का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया, धारा 370 हटाने के लिए किया। 370 कांग्रेस की अवैध संतान की तरह थी, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। राम मंदिर में रोड़े अटकाए गए, यह भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, सीधा रुख करते हैं कांग्रेस पर। यह बीजेपी का
अटैक नंबर 3 है तहसीन पूनावाला। लेकिन प्रश्न यह है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि मिनॉरिटीज विल गेट टू नो हाउ मच शेयर दे हैव, आई विल डू द एक्सरे ऑफ इंडिया, इसके मायने क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी तो बोलेंगे ही फिर। मुझे बहुत अफसोस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते हैं और उसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि बहुत स्पष्ट है। मैं दोबारा से कहता हूँ, उस मैनिफेस्टो में आपने भी कहा अमीश भाई कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं निकला हुआ है। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं? वे कहते हैं देश का एक्सरे होगा, सर्वे होगा, और रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जॉब्स और अपॉर्चुनिटी। उसी स्पीच में उन्होंने कहा है नौकरी और अपॉर्चुनिटी। सुभ्राष्टा कह रही थी और उसने बिल्कुल सही कहा सुभ्राष्टा ने कि वो एक माइनॉरिटी में माइनॉरिटी बिहार के अंदर, और कास्ट सर्वे के बाद बिहार में पता चला कहीं ऐसी जगह पे ब्राह्मण जो है वो मुसलमानों दलित से पीछे है। क्या अमीश भाई मैं आपसे पूछता बड़ी विनम्रता से, क्या उन ब्राह्मण भाई बहनों को सरकार की वही अपॉर्चुनिटी और नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए? ब्राह्मण का नाम क्या लेते हैं? उनको वंचित रखना चाहिए? तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात करता हूं, मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं हिंदू की बात कर ही नहीं रहा हूं। अगर आप प्लीज अमीश भाई मेरी बात थोड़ा, ब्राह्मण का नाम अमीश भाई लेते प्लीज, अगर तो दर्शक राहुल को गांधी समझने ये क्यों देंगे, कहते हैं आप मिनॉरिटीज विल गेट टू नो हाउ मच शेयर दे हैव? आई विल एक्सप्लेन दैट। मैं समझ गया आपका सवाल, मैं समझाता हूँ, मैं दोबारा से समझाता हूँ, आपके दर्शक समझे, बहुत नाजुक है चीज, प्लीज समझिए। हाँ गौरव भाई प्लीज मेरी बात हो जाने उसके बाद आप आइए। माइनॉरिटी ब्राह्मण भी है, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी ब्राह्मण भी है। माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है? माइनॉरिटी वो है जिसके पास संसाधन या अधिकार नहीं। फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटी। उस मैनिफेस्टो में दो मर्द अगर एक यूनियन करना चाहते हैं, मेरे को आप सेक्सुअल माइनॉरिटी के बारे में भी मैं फिर मैं गौरव भाटिया के बाद चले जाऊंगा। आप मुझे ये एक्सप्लेन करिए कि आई विल, जब राहुल गांधी कहते हैं कि आई विल डू द एक्सरे ऑफ इंडिया, मिनॉरिटीज विल गेट टू नो हाउ मच शेयर दे हैव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस, दोबारा से समझाता हूं प्लीज अमीश भाई मत टोकिए, मैं 30 सेकंड में समझा देता हूं। सर्वे होगा जहां पर, जैसे बिहार का उदाहरण में दे रहा हूं, कास्ट सर्वे के बाद पता चला ऐसे कई इलाके जहां ब्राह्मण दलित से भी पिछड़ा है, वहां पे सरकारी रिसोर्सेज उस ब्राह्मण को आगे लाने में जाएगा। माइनॉरिटी अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि वो जातीय जो सब, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006 में क्या कहते हैं, राशिद अल्वी आज 2024 में क्या कह रहे हैं? अब आप राहुल गांधी की स्टेटमेंट को सुन लीजिए। अगर आप राशिद अल्वी जैसे व्यक्ति की तुलना मनमोहन सिंह जी से करें तो आपको शोभा नहीं देता। मैं आगे नहीं कहूंगा राशिद अल्वी कौन है क्या है वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। मैं राशिद अल्वी पे कमेंट नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कौन है राशिद अल्वी? क्यों कह बड़ा नहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, ओके, अच्छी बात है। गौरव भाटिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, और क्या हम 2006 दो बातें के बारे में बात करें, 2024 के बारे में बात करें? तहसीन की याददाश्त को तरोताजा कर दूं। इन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण गरीब होगा तो तहसीन भाई आप ये बताओ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से हर वर्ग की चिंता है। लेकिन राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं, और मैं आपके चैनल पे एक एक्सरे करता हूं। आप कहते हैं ना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक्सरे से पता चल जाएगा किसकी कितनी वेल्थ है। अमीर जी देखिए, मेरे हाथ में मेरा ये आईपैड है और इसमें मैंने लिखा है वेल्थ ऑफ रॉबर्ट वाड्रा, और ये देखिए बटन दबाया, क्या लिखा आया देखिए, दिखाइए पूरी देश की जनता को। एक्सरे हुआ और लिखा हुआ आया है कि 2.1 बिलियन US$ है उनके पास। तो ये कितना हुआ आपको मालूम है? 17,500 करोड़। राहुल गांधी भैया, आप रॉबर्ट वाड्रा का एक्सरे करके ये जो 17,500 करोड़ तहसीन का जवाब जरूरी हो जाता है, इसको क्यों नहीं पहले बांट देते? ओके, तहसीन पूरा वाला 20 सेकंड, 17,500 करोड़ की दौलत आई। अगर रॉबर्ट जी के पास वाकई 17,500 करोड़ है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा ना, मुझे थोड़ा आगे, बट जोक्स छोड़, सीरियस डिबेट करते हैं अमीश भाई। मैं गौरव भाई की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ठीक है अभी सोचिए। ये देखिए ना, मैंने सर्च किया आपके सामने, आपने सर्वे किया, एक्सरे ही तो किया है रॉबर्ट वाड्रा का। अमीश जी मेरा चांस है। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति के बारे में तो ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति के बारे में तो तहसीन को थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी। ही इज अ फैमिली। अरे नहीं पता है इनको भी ठग दिया भाई। अब सुनिए चलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। लेकिन अमीक जमाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जो बात एक्सरे की राहुल गांधी कह रहे हैं और मिनॉरिटीज को पता लगेगा कि उनके पास कितना शेयर है, इसके मायने तो पॉलिटिकल निकाले जाएंगे? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? नहीं, इसके मामले बहुत
मैं आपको बहुत आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस देश में सरकार बनते आप मुझसे पूछ रहे हैं? जातिगत जनगणना होगी। अपर कास्ट के पास क्या कमी है, क्या गरीबी है, क्या मुफलिसी है, ओबीसी के पास, दलित के पास, माइनॉरिटीज के पास, क्रिश्चियन के पास, मुसलमानों के पास। नहीं, अपर कास्ट का नाम लेते मिनॉरिटीज क्यों लिया? सब तो अपर कास्ट की बात करें। ओके सुब्रास्टा 10 सेकंड, सुब्रास्टा 10 सेकंड। नंबर 2, ओके टाइम अलाउड सुब्रास्टा 10 सेकंड। ये बात क्यों कहनी पड़ी प्रधानमंत्री को? ये नहीं, मेरे पास समय उतना नहीं है। सुब्रास्टा 10 सेकंड सुब्रास्टा। आमिश जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ बैठ करके कोई भी बहस कर लें कि माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है। राहुल गांधी ने जिस मकसद से कहा और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने जिस मकसद से उसको लपका, ये देश के सामने, वोटर्स के सामने इसकी पूरी राजनीति स्पष्ट है। और अब वक्त एक ब्रेक का है। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। वक्त है एक बड़ी खबर का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन दिनों चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। सबसे पहले टिकट पाने की जद्दोजहद रही। टिकट मिला तो चुनाव जीतने के लिए दाव पेच मेहनत शुरू हो गई सभी दलों द्वारा। लेकिन देश की एक सीट ऐसी है जहां एक उम्मीदवार को बिना लड़े ही संसद में जाने का पास मिल गया है। आप बोलेंगे अमीश देवगन ये कैसे हो गया? सबसे पहले ये इंटरेस्टिंग खबर को जान लीजिए, फिर मैं आपको इस पर हो रही सियासत के बारे में जानकारी दूंगा। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि उनके सामने खड़े कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव अधिकारी ने पाया कि नीलेश कुंभाई के जो प्रस्तावक थे उनके हस्ताक्षरों के वेरिफिकेशन में कुछ बहुत बड़ी धांधली थी, बहुत बड़ी गलती थी। इसके अलावा बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि नियमों के आधार पर मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि छोटे व्यापारी बीजेपी से नाराज है, इसलिए जानबूझकर मैच फिक्स किया गया है। सोचिए जरा। हालांकि फैक्ट यह भी है कि 1951 से अब तक 35 नेता निर्विरोध जीत चुके हैं चुनाव। सवाल है कि क्या तब भी मैच फिक्सिंग हुई थी क्या? और खास बात यह है कि इन 35 निर्विरोध विजेताओं में से सबसे ज्यादा 21 नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव का भी नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं, नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एससी जमीर, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वाईबी चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद तक शामिल हैं। यानी किसी का निर्विरोध चुना जाना पहली बार नहीं है, नया नहीं है इस देश के अंदर। तो फिर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगाना क्या उचित है या फिर कोई सबूत है तो सामने लाने चाहिए, क्योंकि बिना तथ्यों के ऐसे आरोपों से देश में अविश्वास का माहौल पैदा हो सकता है और यह लोकतंत्र के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं है। अंग्रेजी की एक कहावत है, टीच व्हाट यू प्रीच, यानी हमें वही ज्ञान देना चाहिए जिसका हम खुद पालन करते हों। इसके आगे शायद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप सबको मेरी शुभ रात्रि। लेकिन अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए, क्योंकि आपका वोट डालना बहुत बहुत जरूरी है, अर्थात अनिवार्य है। इट इज अ मस्ट। नमस्कार। वोट जरूर डालें।